नमस्कार बच्चों। आज हम भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण के विषय पे चर्चा करेंगे। आपके सुविधा के लिए मैंने इस पाठ को 2 भागों में विभाजित कर दिया है, जिसके प्रथम भाग में आज हम भाषा, भाषा के भेद एवं भाषा के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। बच्चों, हम और आप सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है। समाज में रहने के कारण वह बहुत सारे व्यक्तियों के संपर्क में आता है, अपने विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करता है, अपने विचार दूसरों के सामने रखता है एवं दूसरे के विचारों को सुनता एवं समझता है। विचारों की यह अभिव्यक्ति कई प्रकार से हो सकती है। विभिन्न प्रकार के व्यक्ति अपने मन के विचारों की अभिव्यक्ति विभिन्न प्रकार से करते हैं। जैसे कोई चित्रकार अपने मन में क्या सोच रहा है, उसके मन में कौन से भाव उठ रहे हैं, इसका पता हमें इसके द्वारा बनाए गए चित्रों को देखकर चल जाता है। उसी प्रकार एक मूर्तिकार के मन के विचार हमें उसके द्वारा बनाई गई मूर्ति से पता चल जाते हैं। इस प्रकार भाषा वह साधन या भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करते हैं एवं दूसरे के मन के विचारों एवं भावों को समझते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि यह जो भाषा शब्द है ये आया कहाँ से? भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की भाष धातु से हुई है, जिसका तात्पर्य है वाणी की अभिव्यक्ति, अर्थात अपने मन के विचारों से दूसरों को अवगत कराना। भाषा के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। प्रथम मौखिक भाषा, द्वितीय लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल जाता है, मुख द्वारा बोलकर व्यक्त की जाने वाली भाषा। हमें सबको पता है कि प्राचीन काल में भाषा का मौखिक स्वरूप प्रचलित था, क्योंकि उस समय कागज एवं कलम का आविष्कार नहीं हुआ था। कागज एवं कलम के आविष्कार के अभाव में उस समय गुरु अपने शिष्यों को मुंह द्वारा बोलकर यदि अपने मुख से ज्ञान प्रदान करते थे और शिक्षार्थी या विद्यार्थी उसे सुनकर कंठस्थ कर लेते थे या उसे याद कर लेते थे। इस प्रकार भाषा का वह स्वरूप जिसमें हम अपने मन के विचारों को बोलकर व्यक्त करते हैं एवं उसे सुनकर समझा जाता है, वह भाषा का मौखिक स्वरूप कहलाता है। भाषा के मौखिक स्वरूप का सबसे अच्छा उदाहरण है वाद विवाद एवं भाषण। वाद विवाद एवं भाषण में हम अपने मन के विचारों एवं भावों से दूसरों को अवगत कराते हैं एवं सामने वाला हमारे मन के विचारों एवं भावों को भली प्रकार समझ जाता है। भाषा का द्वितीय भेद है लिखित भाषा। लिखित भाषा, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल जाता है, लिखकर व्यक्त की जाने वाली भाषा। इसका आविष्कार भारत में बहुत बाद में हुआ, जब कागज और कलम अपने अस्तित्व में आए। लिखित भाषा वह भाषा होती है जिसमें हम अपने मन के विचारों, अपने भावों को लिखकर व्यक्त करते हैं एवं उन्हें पढ़कर समझा जाता है। लिखित भाषा का सबसे अच्छा उदाहरण है समाचार पत्र एवं पत्र। समाचार पत्र में हम सभी के घर में समाचार पत्र आते हैं और हम सभी जानते हैं कि समाचार पत्रों में देश दुनिया में समाज की खबरें छपी होती हैं। जब हम समाचार पत्रों में छपी खबरों को पढ़ते हैं तो हमें देश दुनिया में समाज के तरह तरह की जानकारियां प्राप्त होती हैं। उसी प्रकार जब हम पत्र को लिखते हैं तो पत्र को में हम अपने विचारों एवं भावों को व्यक्त करते हैं एवं जिस व्यक्ति को वह पत्र लिखा जाता है वह हमारे विचारों एवं भावों को पढ़कर समझ लेता है। भाषा के प्रकार, भाषा के कई प्रकार होते हैं, जैसे राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, संपर्क भाषा, मानक भाषा एवं साहित्यिक भाषा। राजभाषा, राजभाषा जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, वह भाषा जो राजकाज में प्रयुक्त की जाए, अर्थात वह भाषा जिसे कोई भी देश अपने देश के सभी सरकारी कार्यों के संपादन करने में प्रयुक्त करता है, उसे हम राजभाषा कहते हैं। हमें और हम सबको ज्ञात होना चाहिए कि हमारी राजभाषा हिंदी है, जिसे 14 सितंबर 1949 को भारत ने राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है। इस दिवस को हम और आप हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा जैसा कि इसके नाम से ही पता चल जाता है, राष्ट्र, राष्ट्र अपने आप में ही बहुत व्यापक शब्द है। राष्ट्र शब्द जितना व्यापक है उसका राष्ट्र शब्द अपने आप में जितना व्यापक है, ये भाषा भी अपने आप में उतनी व्यापक है। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो किसी क्षेत्र, किसी छोटे भूभाग के बंधनों में ना बंधकर पूरे देश में प्रयुक्त की जाती है एवं पूरे देश के व्यक्ति उसमें अपनी भाषा, उस भाषा में अपने विचार विनिमय करते हैं, उस भाषा में अपने कार्यों का संपादन करते हैं। यह भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। इसके पश्चात आती है मातृभाषा। मातृभाषा,
मातृभाषा यानी मातृ शब्द का अर्थ होता है माँ। एक वह माँ होती है जो हमें जन्म देती है, दूसरी वह माँ होती है जिसमें हम खेल कूद कर बड़े होते हैं, अर्थात हमारी मातृभूमि हमारी जन्मभूमि। इस प्रकार मातृभाषा वह भाषा होती है जिसे कोई भी बच्चा अपनी मातृभूमि एवं अपनी माता के संपर्क में आकर उनके साथ साथ सीखता है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। इसके पश्चात आती है संपर्क भाषा। वह भाषा जिसमें किसी भी देश के नागरिक आपस में संपर्क करते हैं, आपस में विचार विनिमय करते हैं, उसे हम संपर्क भाषा कहते हैं। चूंकि ये संपर्क करने में प्रयुक्त की जाती है, इसीलिए इसे संपर्क भाषा का नाम दिया गया है। इसके पश्चात आती है मानक भाषा। समाज के शिक्षित एवं पढ़े लिखे लोगों द्वारा स्वीकार की गई भाषा या समाज के पढ़े लिखे एवं विद्वत जो जन हैं, यानी पढ़े लिखे एवं विद्वान जो मनुष्य हैं, उन्होंने जिस भाषा को मान्यता प्रदान की है, जिस भाषा को अंगीकार किया है, उस भाषा को हम मानक भाषा कहते हैं। इस भाषा में भाषा को लिखने के कुछ ढंग बताए जाते हैं, भाषा को सही ढंग से लिखने के कुछ नियम बनाए जाते हैं और उनका पालन किया जाता है। इसके पश्चात आती है साहित्यिक भाषा। साहित्यिक भाषा, जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है, वह भाषा जिसमें साहित्य का सृजन किया गया हो। जब कोई भी भाषा अपने सीमित क्षेत्र में न रहकर व्यापक रूप में प्रयोग होती है और जिसमें साहित्य का सृजन किया जाता है, उसे हम साहित्यिक भाषा कहते हैं। इस प्रकार बच्चों, आज हमने भाषा, भाषा के भेद, भाषा की उत्पत्ति एवं भाषा के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा की। अब भाषा के विभिन्न प्रकारों के पश्चात बोली, उपभाषा, लिपि और व्याकरण की चर्चा मैं आपसे इस पाठ के अगले वीडियो में करूंगी। नमस्कार।